हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उदय सर पर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजंक्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इंग्लिश में ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली मेंबर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर कंजंक्शन को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं गाइस। और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और कंजंक्शन पे पकड़ होना यानी 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं जो बिल्कुल सही होने वाले एग्जाम में आपके। राइट, तो बिल्कुल भी हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि बहुत ही नए तरीके से, बड़े ही इनोवेटिव मेथड से मैं आपको कंजंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि जो ग्रामर के मेरे सेशंस रहते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं, यानी दोबारा आपको नहीं पढ़ना, इस तरह से प्रैक्टिकली मैं आपको समझा दूंगा। राइट, जैसे आप बुक्स में पढ़ के आते हैं ना कि कोरिलेटिव कंजंक्शन, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। राइट, इस तरह से आपको नहीं रटना है। बिल्कुल इजी वर्ड्स में इनोवेटिव तरीके से एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको कंजंक्शन पढ़ाऊंगा, ताकि दोबारा आपको पढ़ना ही ना पड़े, वो सारी चीजें माइंड में रट जाए। और अगर किसी भी चीज को हम कॉन्सेप्ट से पढ़ लें तो उसके बाद जब हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बहुत आसान लगता है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं टीच कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ओके, तो कंजंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। आप सभी को पता है कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है। किसको जोड़ता है? टू और मोर देन टू वर्ड्स, यानी जो दो और दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली मेंबर्स में जो कंजंक्शन होता है जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। अगर कंजंक्शन ना होता तो सेंटेंस बहुत ऑड लगता है आपको। देखिए, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, अगर मैं इसमें से एंड हटा दूं सेंटेंस कैसा लगेगा? राम श्याम आर फ्रेंड्स, तो बहुत ऑड टाइप का लगेगा। तो जो एंड है ये बता रहा है कि राम अलग है, श्याम अलग है, इसको जोड़ के एक सेंटेंस बना रहा है। राइट, गिव मी अ कप ऑफ टी और कॉफी, यानी आप या तो टी की बात कर रहे हैं या तो कॉफी की बात कर रहे हैं। ही इज नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमी। राइट, ना तो मेरा दोस्त है ना ही मेरा वो दुश्मन है। तो यहाँ पे फ्रेंड की बात हो रही है और एनिमी की बात हो रही है, इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? नाइदर, नॉर अलग कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें क्या होती हैं? कंजंक्शन का काम करती हैं। और यही छोटी छोटी बातें सेंटेंस को मेंटेन करती हैं। जैसे किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। वर्ब एक्शन बताता है, प्रेपोजिशन प्लेस बताता है, इंटरजेक्शन फीलिंग्स बताता है, एडवर्ब चीजों को मॉडिफाई करता है। वैसे ही सेंटेंस चीजों को ऐड करता है, सेपरेट करता है, ऐड करता है। छोटे छोटे जो वर्क्स होते हैं कंजंक्शन करता है। इसी में हमें फॉर्मेट समझना है कि कौन से वर्ड्स हैं, कैसे किसको जोड़ते हैं, किन वर्ड्स के साथ क्या आता है। छोटी छोटी बातें हमें समझनी है। और इस पे 2 सेशंस होंगे, कॉन्सेप्ट पर 2 क्लासेस होंगी। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसमें काफी क्वेश्चंस होंगे और पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल नए तरीके से हम लोग कंजंक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो मैंने 2 टाइप्स के कंजंक्शन मैं लेके आया हूं, उनको मैंने टाइप 1, टाइप 2 में डिवाइड किया है। और टाइप 1 में आप क्या देखने वाले हैं? टाइप 1 में आप ऐसे कंजंक्शन देखने वाले हैं, कंजंक्शन विच ज्वाइन टू सिमिलर वर्ड्स और क्लॉजेस। यानी टाइप 1 में आप देखने वाले हैं कि ऐसे कंजंक्शन जो 2 सिमिलर वर्ड्स को ऐड करते हैं या 2 क्लॉजेस को ऐड करेंगे, दोनों सिमिलर होने चाहिए। पहले ही मैं आपको क्लियर किए दे रहा हूं, जब मैं सिमिलर बोल रहा हूं तो इसका मतलब है या तो दोनों क्लॉज प्लस प्लस होंगे या तो दोनों क्लॉज माइनस माइनस होंगे। यानी अगर एक निगेटिव है दूसरा भी निगेटिव होगा, एक प्लस है यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा। तो टाइप 1 में आप वो कंजंक्शन पढ़ने जा रहे हैं जो एक पार्ट को पॉजिटिव बनाएंगे तो दूसरे पार्ट को भी पॉजिटिव बनाएंगे, और एक पार्ट को नेगेटिव बनाएंगे तो दूसरे पार्ट को भी वो नेगेटिव ही बनाएंगे। तो इस सीरीज में सबसे पहला जो वर्ड आता है देयरफॉर। देयरफॉर का आप सभी को मतलब पता है, इसलिए होता है, कंक्लूजन बताता है, रीजन बताता है। आइए देखते हैं। ही गॉट फर्स्ट रैंक। अब बताइए फर्स्ट रैंक कैसा लग रहा है आपको? तो ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है, प्लस है। ही गॉट फर्स्ट रैंक इन इंडिया देयरफॉर, इसीलिए, इसीलिए ही वॉज हैप्पी। देयरफॉर ही वॉज हैप्पी, तो आप ये तो नहीं कह सकते देयरफॉर ही वॉज अनहैप्पी। तो ही गॉट फर्स्ट रैंक, इट इज प्लस, देयरफॉर ही वॉज हैप्पी, तो हैप्पी भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नोट्स बनाइए, मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा पूरी जब क्लास हो जाएगी। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। एज इट इज मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं, बहुत बेहतर होने वाला है आपके लिए। ही फेल्ड इन द एग्जाम, अब फेल क्या है? ये तो माइनस है। तो इन द एग्जाम देयरफॉर ही वाज सैड, अब सैड भी क्या है? माइनस है। देखिए दोनों तरफ सिमिलर है कि नहीं? तो एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ भी पॉजिटिव होगा, एक तरफ नेगेटिव होगा दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। तो ये तो हो गई देयरफॉर की बात।
अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर देयरफॉर की तरह कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग इसलिए होता है देयरफॉर होता है और वो ऐसे ही काम करे, तो बिल्कुल होते हैं। तो इसी सीरीज में बी देखिए आप, सो एक वर्ड होता है। देखिए सो का जो मीनिंग नंबर 1 होता है वो होता है ऐसा या इतना। जो मीनिंग नंबर 1 होता है ऐसा या इतना, कहते हैं ना सो बिग, तो मीनिंग नंबर 1 जो सो का होता है ऐसा या इतना, और ये एडवर्ब का काम करता है। सो का मीनिंग नंबर 1 एज एन एडवर्ब यूज होता है। विनय सो गुड दैट एवरीवन लाइक्स हिम। विनय इज सो गुड, विनय इतना अच्छा है कि सभी लोग उसको लाइक करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो सो की मीनिंग है वो एडवर्ब ऑफ कह सकते हैं, एक तरह से डिग्री बता रहा है, बहुत ज्यादा, वेरी गुड, सो गुड, राइट। और एडजेक्टिव के लिए आ रहा है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब वाले चैप्टर में सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। बट सो का जो मीनिंग नंबर 2 होता है वो बेटा कंजंक्शन की तरह यूज होता है, और जब सो का मीनिंग नंबर 2 कंजंक्शन की तरह यूज होता है तो उसका मीनिंग भी देयरफॉर होता है। इसलिए एग्जाम्पल देखते हैं, विनय बॉट अ न्यू कार। अब न्यू कार तो बड़ी प्लस बात है, सो इसीलिए ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, इसीलिए वो एंजॉय कर रहा है, तो एंजॉइंग भी क्या है, प्लस है। तो देखिए देयरफॉर का भी कहीं ना कहीं मतलब इसलिए ही होता है। लेकिन मीनिंग नंबर 1 क्या है, मीनिंग नंबर 2 क्या है, सारी चीजें मैं क्लियर करता चल रहा हूं, राइट। अब देखते हैं सी, ये 3 हो गया, इसको सी कर लीजिए। अब सो की तरह और देयरफॉर की तरह ही एक वर्ड होता है हेंस। क्या होता है, हेंस। हेंस का भी मतलब होता है इसलिए। एग्जाम्पल देखिए, यस्टरडे आई मेट पीएम मोदी। पीएम मोदी से मिलना तो बहुत ही गौरव का विषय है। यस्टरडे आई मेट पीएम मोदी हेंस आई वाज हैप्पी, इसीलिए मैं खुश था, इसीलिए मैं खुश था। तो यहां आप देख सकते हैं देयरफॉर हो गया, सो हो गया, हेंस हो गया। देयरफॉर, सो, हेंस। अगर कंजंक्शन के रूप में अगर इनको हम देखें तीनों को, तो तीनों का एक ही मीनिंग होता है, सेम मीनिंग सेम एप्लीकेशन, सेम मीनिंग सेम एप्लीकेशन। कंजंक्शन के रूप में तीनों का एक ही मतलब होता है इसलिए, और सेम मीनिंग सेम एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने बीच में लिख दिया है, ये जो सो, देयरफॉर और हेंस आपने देखा ना, दे विल ऑलवेज कम बिटवीन टू सिमिलर सेंटेंसेस। दे विल ऑलवेज कम बिटवीन टू सिमिलर सेंटेंसेस। देयरफॉर, हेंस, सो, ये सब सेंटेंस के बीच में ही आते हैं। इनको ना आप स्टार्टिंग में रख सकते हैं ना एंड में रख सकते हैं, ये हमेशा सेंटेंस के मिडिल में आते हैं, बिटवीन, बीच में आते हैं। दे विल ऑलवेज कम बिटवीन टू सिमिलर सेंटेंसेस, यानी आप देयरफॉर से सेंटेंस नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। हेंस से सेंटेंस नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, इनको बेटा सेंटेंस के मिडिल में ही आना होगा। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए इन चीजों को ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता रहा हूं, कहीं भी कोई दिक्कत हो क्लास के बाद आप मुझे कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा, लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं पूरी तरह से सेट कर लीजिए अपने माइंड में, उसको नोट्स के रूप में, प्रॉपर वे में उसको नोट्स के रूप में आप उतारिए, राइट। और फिर देखिए कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो कंजंक्शन टाइप 1 में हमने पहले जो सीरीज देखी वो देयरफॉर की देखी, और देयरफॉर की तरह आपने सो और हेंस को देखा। अब आइए इसमें देखते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बिकॉज। बिकॉज का आप सभी को मतलब पता है, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, टाइप 1 पढ़ रहे हैं। टाइप 1 में क्या पढ़ रहे हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो बिकॉज भी क्या करता है, अगर एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ भी प्लस होगा, एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ भी माइनस होगा। ही फेल्ड इन द एग्जाम बिकॉज, ही फेल्ड इन द एग्जाम, फेल क्या है, माइनस है, फेल होना तो बहुत बुरी बात है। ही फेल्ड इन द एग्जाम बिकॉज ही वॉज लेजी, अब लेजी भी क्या है, ये भी माइनस है। तो देखिए बिकॉज ने भी दोनों तरफ सिमिलर सेंटेंस को ऐड किया है। ही गॉट फर्स्ट रैंक, अब फर्स्ट रैंक तो भाई बड़ी पॉजिटिव बात है। ही गॉट फर्स्ट रैंक इन इंडिया बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड, अब वर्कड हार्ड भी क्या है, प्लस है। तो देखिए बिकॉज भी प्लस माइनस को ऐड कर रहा है। अब फिर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर क्या बिकॉज की तरह भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो जिनका मीनिंग क्योंकि ही होता है, तो बिल्कुल बिकॉज की तरह भी कुछ वर्ड्स होते हैं। तो देखिए इसमें बिकॉज की ही तरह आप यूज कर सकते हैं सिंस को, लेकिन सिंस का जो मीनिंग नंबर 1 होता है वो कुछ और होता है। सिंस का मीनिंग नंबर 1 होता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। आपने सिंस फॉर पढ़ा होगा ना टेंस में, वो वाला पॉइंट ऑफ टाइम। तो मीनिंग नंबर 1 कंजंक्शन नहीं होता है, मीनिंग नंबर 1 पॉइंट ऑफ टाइम होता है। आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 2009, आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 2009, मैं भारत में 2009 से रहता चला रहा हूं। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस पर्टिकुलर ईयर, सिंस किसी फेस्टिवल के लिए यूज करते हैं, सिंस जनवरी, सिंस संडे मंडे, ये सारी चीजें हम टेंस में पढ़ेंगे। लेकिन यहां आपको समझना है कि सिंस का मीनिंग नंबर 1 क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम का काम करता है। बट सिंस का जो मीनिंग नंबर 2 होता है, तो कहीं ना कहीं इसका भी मतलब बिकॉज होता है। सिंस का मीनिंग नंबर 2 क्या होता है, बिकॉज, क्योंकि। तो सिंस ही हैड वर्कड हार्ड, देखिए प्लस हो गया कि नहीं,
ही पास्ड इन द एग्जाम, तो पास्ड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। वर्कड हार्ड भी पॉजिटिव है, पास्ड भी पॉजिटिव है। बिकॉज वाली सीरीज में क्या होता है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी आ जाता है सिंस, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज मैं यहां बता दूं, कंजंक्शन चाहे बीच में है चाहे स्टार्टिंग में है, कंजंक्शन की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो चीजों को ऐड कर रहा है। सिंस ही हैड वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था, ही पास्ड इन द एग्जाम, इसीलिए वो एग्जाम में पास हो गया। कुछ लगाना नहीं है, कॉमा से ही काम चलेगा। ऐसा क्यों होता है अभी आगे पता चलेगा आपको। ठीक है, तो ये सिंस एक मिल गया, एक बिकॉज मिला आपको, एक सिंस मिला। अब देखते हैं एज। एज भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एज का भी कहीं ना कहीं मतलब क्योंकि ही होता है। बट एज की मीनिंग नंबर 1 हम देख लेते हैं। एज का मीनिंग नंबर 1 होता है लाइक या के जैसा। आप सभी को पता है कि एज का मतलब क्या होता है, के जैसा। यू आर एज माई ब्रदर, आप मेरे भाई के जैसे हो। इज दैट क्लियर? तो एज का मीनिंग नंबर 1 क्या होता है, लाइक। बट एज का जो मीनिंग नंबर 2 होता है वो क्या होता है, बिकॉज। याद रखिएगा, इसका भी मीनिंग नंबर 2 क्या होता है, बिकॉज, क्योंकि। विनय इज अ वेरी एरोगेंट एज ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उसके पास बहुत सा धन है, वो बहुत घमंडी है। क्योंकि यहां पर जो एज की मीनिंग है वो गाइस क्या है, बिकॉज है। तो जब एज बिकॉज का काम करता है तो बेटा इसका क्या हो जाता है, कंजंक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, कंजंक्शन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। तो विनय इज अ वेरी एरोगेंट एज ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो गलत नहीं करना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां पर एज का क्या मतलब है, कंजंक्शन, क्योंकि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज आई डोंट कंप्लेन, क्योंकि मैं कंप्लेन नहीं करता हूं। पीपल थिंक आई एम सेटिस्फाइड, तो देखिए एज को मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, बट यहां भी एज का कहीं ना कहीं मतलब क्योंकि है, यानी जैसे ही आपने देखा क्योंकि है तो ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। क्लियर है गाइस? तो आई होप आपको आनंद आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि ग्रामर जितने इंटरेस्टिंग तरीके से, जितना कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे उतना ही मजा आएगा। अब बात करते हैं फॉर की। फॉर का मीनिंग नंबर 1 क्या होता है, आप सभी को पता है, के लिए। फॉर का मीनिंग नंबर 1 होता है के लिए। इट इज फॉर यू, बहुत सिंपल है, इट इज फॉर यू, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं। मीनिंग नंबर 2 क्या होता है, ड्यूरेशन। जैसे सिंस का आपने पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ा था ना, वैसे ही फॉर का एक मीनिंग होता है ड्यूरेशन, अवधि बताता है। पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, अवधि, हिंदी में लिखे दे रहा हूं मैं। ये क्या बताता है, पीरियड बताता है, एक तरह से अवधि बताता है। लिख देता हूं यहाँ पे, पीरियड बताता है, पीरियड ऑफ टाइम बताता है। क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम, याद रखिएगा। आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से मैं भारत में रहता चला आ रहा हूं। तो फॉर का मीनिंग नंबर 1 हुआ के लिए, फॉर का मीनिंग नंबर 2 हुआ ड्यूरेशन या पीरियड, ये सारी चीजें आपको पता है। बट फॉर का जो मीनिंग नंबर 3 होता है वो क्या होता है, बिकॉज, क्योंकि। और जैसे ही फॉर का मीनिंग नंबर 3 आप देखेंगे तो चाहे बिकॉज हो, चाहे एज हो, चाहे सेंस हो, और चाहे फिर फॉर हो, ये सब क्योंकि का ही काम करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक मस्ट बी ओल्ड, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। दिस बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर, अब जरा दिमाग लगाइएगा यहाँ फॉर की मीनिंग क्या है, तो जरा गौर से देखिए यहाँ फॉर की मीनिंग क्या है, बिकॉज। और जैसे ये बिकॉज का काम करेगा, दो सेंटेंस को ऐड करेगा। दिस बुक मस्ट बी ओल्ड, ओल्ड क्या है तो माइनस है। फॉर इट्स कवर इज टॉर्न, तो टॉर्न भी क्या है, फटा होना, माइनस होना। राइट, यानी ये बुक अवश्य पुरानी है क्योंकि इसका कवर फटा हुआ है। दोनों तरफ सिमिलर सेंटेंस आ रहे हैं। तो टाइप 1 में जो सेकंड नंबर पे हमने देखा वो बिकॉज वाली सीरीज देखी। तो अगर कंजंक्शन के रूप में देखा जाए तो चाहे बिकॉज हो गया, चाहे सिंस हो गया, चाहे एज हो गया, चाहे फॉर हो गया, इनका भी सेम मीनिंग होता है, सेम एप्लीकेशन होता है। इन्हें भी आप चेंज नहीं कर सकते, इनको भी बेटा सेम मीनिंग, सेम एप्लीकेशन के रूप में हम लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो बिकॉज का, एज का, सिंस का, इन सब का जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं ना, तो ये ऑलरेडी क्या कहलाते हैं, ये ऑलरेडी कहलाते हैं कंजंक्शन ऑफ रीजन। ये ऑलरेडी रीजन बता रहे हैं, इसीलिए इनके साथ कभी भी सो या देयरफॉर नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी ये रीजन बता रहे हैं। तो इनके साथ आप कॉमा लगा लीजिएगा। एग्जाम में कई बार एरर सो या देयरफॉर करके आ जाती है, तो आपको अलर्ट रहना है, सो या देयरफॉर कभी भी इनके साथ नहीं लगेगा। अगर सेंटेंस बिकॉज, एज या सिंस से स्टार्ट हो रहा है तो कभी भी इनके साथ सो देयरफॉर आपको नहीं लगाना है। ये चीजें आपको समझनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक मैंने एरर दी है, इसको ध्यान से देख लीजिए। एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट, एज, अब देखिए ऑलरेडी जब एज आ गया है, एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट, तो क्या यहाँ पे सो आपको सही लग रहा है, नहीं सही लग रहा है, बहुत बुरी तरह ये गलत है। एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट, अब जिन बच्चों को नहीं पता है उनको लगेगा क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट है इसीलिए ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस, लेकिन सुनने में तो सही लग रहा है, बट यहाँ सो का यूज हम नहीं करेंगे, कॉमा लगाइए। as he is a perfectionist, he always insists on regular practice। तो इसमें देखिए सेकंड पार्ट में एरर है। तो इस तरह से एरर आपके एग्जाम में आती है, आ सकती है, तो अलर्ट रहना है।
टाइप 1 में अब आइए थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ। तीनों का एक ही मतलब होता है, के कारण से, की वजह से। ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, तीनों का एक ही मतलब है, के कारण से, की वजह से। इनके बारे में भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चलेगा, बट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। बिकॉज ऑफ लेजीनेस, आलसी पने के कारण, लेजीनेस के कारण, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। कुड के बाद देखिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आई हुई है पास, द आर्टिकल एग्जाम नाउन है। बिकॉज ऑफ लेजीनेस, देखिए ये भी सेंटेंस को ऐड कर रहा है कहीं ना कहीं। बिकॉज ऑफ कभी एक सेंटेंस के लिए नहीं आता, आप ये नहीं कह सकते सर बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, भारी बारिश के कारण। क्या आपको सेंटेंस बोलना ही पड़ेगा कि ऑल क्लासेस हैव बीन कैंसिल्ड, आपको बोलना पड़ेगा। तो इसकी शक्ल कैसी भी हो, इसका फॉर्म कैसा भी हो, कोई मतलब नहीं, हर वो वर्ड कंजंक्शन बन जाता है जो दो सेंटेंसेस को ऐड करता है। तो बिकॉज ऑफ यहां पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। बिकॉज ऑफ लेजीनेस ही कुड नॉट पास द एग्जाम। owing to the good rain, owing to the good rain the agricultural production was good। अब देखिए गुड रेन क्या है, प्लस है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी कैसा हुआ है, अच्छा हुआ, दोनों तरफ पॉजिटिव आ रहा है। लेजीनेस माइनस था तो कुड नॉट पास भी क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये भी बेटा दो पॉजिटिव दो नेगेटिव को ऐड करते हैं, इनको भी ध्यान रखना है। तीनों का एक ही मतलब होता है, के कारण से, की वजह से। ठीक है, अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपको समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनके साथ कभी भी दो वर्ब दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं आएंगे। बोथ वर्ब एंड सब्जेक्ट्स विल नॉट कम टुगेदर, राइट। जैसे देखिए बिकॉज ऑफ लेजीनेस लिखा है, क्या इसके साथ कोई वर्ब है, नहीं है। ही के साथ कुड आया है लेकिन लेजीनेस के साथ नहीं आया है। यानी ध्यान से देखिए, दो सब्जेक्ट तो आ जाएंगे लेकिन दो वर्ब नहीं आएंगे। तो जैसे देखिए ओइंग टू द गुड रेन, क्या गुड रेन की कहीं वर्ब है, नहीं है। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज की तो है। तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब एक साथ कभी भी इस कंडीशन में नहीं आते हैं। तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बोथ वर्ब्स एंड सब्जेक्ट्स विल नॉट कम टुगेदर। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, बहुत पढ़ने में मजा आएगा। तो आप देखिए टाइप 1 में केवल आपने तीन पढ़े हैं, एक देयरफॉर वाला पढ़ा है, उसमें तीन कंजंक्शन कवर हो गए, देयरफॉर, हेंस और सो। फिर आपने बिकॉज वाला पढ़ा है, बिकॉज में भी आपके चार कवर हो गए, तो बिकॉज कवर हुआ, सिंस कवर हुआ, एज कवर हुआ, फॉर कवर हुआ, और थर्ड में ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ कवर हो गया। तो ये सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो और बेहतर हो जाएगा। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। टाइप 2 में जो कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शंस विच ज्वाइंस टू अपोजिट वर्ड। देखिए टाइप 1 में आपने क्या पढ़ा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। बट टाइप 2 में क्या पढ़ने वाले हो, अपोजिट वर्ड, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जो ऐड करे, वो कंजंक्शन हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के साथ। याद रखिएगा, इंस्पाइट के साथ ऑफ हटा नहीं सकते, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा नहीं सकते, प्रेपोजिशन में हमने बताया था। तो ये प्रेपोजिशन का भी काम करते हैं, कंजंक्शन का भी काम करते हैं। प्रेपोजिशन का कब काम करते हैं, जब इनके पास सीधे आईएनजी आया हो। लेकिन अगर पूरे सेंटेंस में हम देखेंगे, जब ये दो सेंटेंस को ऐड करते हैं, उस समय ये कंजंक्शन का काम करते हैं। तो इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इंस्पाइट के साथ ऑफ हटा नहीं सकते, डिस्पाइट के साथ लगा नहीं सकते, मीनिंग एक ही होता है, के बावजूद। क्या मतलब होता है, के बावजूद। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे ही लाइट वगैरह की बहुत दिक्कत चल रही है इस समय। इन स्पाइट ऑफ स्लीपिंग इन द क्लास, क्लास में सोने के बावजूद। बताइए प्लस लग रहा है कि माइनस, तो भैया क्या है, ये तो माइनस है। क्लास में सोना क्या बहुत अच्छी बात है। इन स्पाइट ऑफ स्लीपिंग इन द क्लास ही गॉट फर्स्ट रैंक। बताओ क्लास में सोने के बावजूद उसकी कौन सी रैंक आ गई, फर्स्ट आ गई। तो इस बार देखिए एक माइनस है और एक प्लस है। ऐसा कंजंक्शन आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा। ये जो पढ़ाने का तरीका है बड़ा आसान है, कि इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट आप जैसे ही पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, एक माइनस और एक प्लस। तो इन स्पाइट ऑफ स्लीपिंग इन द क्लास ही गॉट फर्स्ट रैंक इन इंडिया। ठीक है, विनेस कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल डिस्पाइट द रिसेशन। मतलब मंदी के बावजूद, रिसेशन के बावजूद भी उसकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। तो एक्सट्रीमली वेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट रिसेशन क्या है, मंदी क्या है, माइनस हो जाएगा। ही वॉज वेरी फास्ट इन स्पाइट ऑफ बीइंग टेरिबली ओवरवेट। टेरिबली ओवरवेट तो माइनस है, लेकिन वेरी फास्ट क्या है, ये प्लस है। तो मैंने बताया ना टाइप 2 में आप वो पढ़ने वाले हो वर्ड्स, वो कंजंक्शंस जो एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव, और एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव, मतलब अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस को जो ऐड करें। तो टाइप 2 में जो हमने पहला देखा वो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट को देखा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्दो और दो। ऑल्दो और दो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। हिंदी में मतलब होता है यद्यपि, लेकिन उर्दू में हालांकि। हिंदी में यद्यपि और उर्दू में हालांकि। आइए एग्जांपल देखते हैं। ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है। ही इज ऑनेस्ट,
फिर भी वो ईमानदार है। देखिए ऑल्दो और दो के साथ हम कॉमा लगा के भी काम करते हैं, लेकिन अगर कॉमा नहीं है और कुछ आपको लगाना पड़ जाए तो हमेशा यट आता है। क्या आता है? यट। ऑल्दो ही रैन फास्ट यट ही लॉस्ट द रेस, फिर भी वो रेस हार गया। एग्जाम में जो एरर आएगी ऑल्दो और दो के साथ हमेशा बट लगा के आती है, लेकिन याद रखिएगा ऑल्दो दो के साथ कभी भी हम बट का यूज नहीं करते, हमेशा किसका यूज करते हैं? यट का यूज करते हैं। बस इतनी सी बात, आप लोग बहुत समझदार हैं, याद रखिएगा। ऑल्दो दो फॉलोड बाय यट नॉट बट, और एग्जाम में जब जब एरर आई है ऑल्दो दो के साथ बट लगा के आई है। क्लियर है? दो ऑल्दो, मैंने दोनों के साथ लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। दो ऑल्दो आई वर्कड हार्ड, हालांकि मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया था, यट आई फेल्ड, फिर भी मैं फेल हो गया। फेल होना तो माइनस है, वर्कड हार्ड क्या है? प्लस है। तो ऑल्दो दो आई वर्कड हार्ड यट आई फेल्ड। दो या ऑल्दो ही वॉज फुलिश यट ही वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज, हालांकि वो बेवकूफ है फिर भी उसको फर्स्ट प्राइज मिला है। तो देखिए एक प्लस है एक माइनस, राइट? फर्स्ट प्राइज क्या है? प्लस, और फुलिश क्या है? माइनस। तो टाइप 2 में मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप वो वर्ड्स पढ़ रहे हो जो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत हेल्प देंगी। आई होप आपको लेक्चर प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा, राइट? तो बस एक चीज आपको याद रखनी है, ऑल्दो और दो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस को ऐड करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और याद रखिएगा ऑल्दो दो के साथ हमेशा क्या आता है? यट आता है। देखिए मैंने नीचे फॉर्मूला लिख भी दिया है, कभी भी बट नहीं आएगा, और जब जब एरर आई है मैंने देखा है बट लगा के ही आई है। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं दूंगा, तो अलर्ट रहिएगा। अभी इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि प्रैक्टिस में आप गलत ना करें। चलिए अगला देखिए, इंस्टेड ऑफ। अच्छा, बहुत से बच्चे इंस्टेड ऑफ और डिस्पाइट इंस्पाइट ऑफ को एक ही समझ लेते हैं। नहीं, डिस्पाइट इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की जगह पर, इन प्लेस ऑफ। इंस्टेड ऑफ को बोल सकते हैं आप इन प्लेस ऑफ, के बजाय या की जगह पर, इन प्लेस ऑफ। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द यूएसए ही वेंट ऑस्ट्रेलिया, मतलब यूएस जाने के बजाय वो कहां चला गया? ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑफ देखिए इंस्टेड ऑफ एक साथ आता है, लेकिन ऑफ है तो प्रेपोजिशन, और मैंने क्या बोला था? प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में ही आएगा, शुरुआत में बता दिया था, और वो जीरन कहलाता है, आप सबको पता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ द यूएसए। भाई जीरन भी नाउन होता है, यूएसए भी नाउन है, राइट? इंस्टेड ऑफ द यूएसए मतलब प्रेपोजिशन के बाद आएगा तो यूएसए ही आएगा। लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ को हम होलनेस में देखें, एक वर्ड में देखें, तो दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है, तो कंजंक्शन बन गया। तो वर्ड अपना प्लेस चेंज करता है वर्ड के हिसाब से, तो ऐसा ही कुछ यहां इंस्टेड ऑफ कर रहा है। इंस्टेड ऑफ द यूएसए ही वेंट ऑस्ट्रेलिया, मतलब यूएस के बजाय वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। ठीक है? बहुत ही कम बच्चों को पता है कि इंस्टेड ऑफ को हम रादर देन की तरह भी यूज कर सकते हैं। रादर देन का भी कहीं ना कहीं मतलब इंस्टेड ऑफ ही होता है, राइट? आइए देखते हैं। ही वेंट ऑस्ट्रेलिया रादर देन द यूएसए, मतलब रादर देन भी हम यहाँ लिख सकते थे इंस्टेड ऑफ। रादर देन का मतलब भी होता है के बजाय। ही वेंट ऑस्ट्रेलिया रादर देन द यूएसए। तो छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए टाइप 1 टाइप 2 आपने पढ़ा। टाइप 1 में आपने पढ़ा दो सिमिलर सेंटेंसेस होंगे, टाइप 2 में आपने क्या पढ़ा कि दो कॉन्ट्रैक्टिंग सेंटेंस होंगे। इनके अलावा कुछ ओपन कंजंक्शंस होते हैं जिनको बुक में कुछ और ही नाम दिया था, कोई मतलब नहीं है, वो नाम नहीं रटने, प्रैक्टिकली पढ़िए, जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ठीक है? तो कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो आपको समझने चाहिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे पहला है बोथ। याद रखिएगा, याद रखिएगा बोथ के साथ एग्जाम में कैसे कैसे एरर आती है, समझिए। बोथ के साथ कई बार आपको लगा क्या मिल जाएगा? एज वेल एज। याद रखिएगा बोथ के साथ कभी एज वेल एज नहीं आता, बोथ के साथ कभी विथ नहीं आता, अलोंग विथ नहीं आता है, टुगेदर विथ नहीं आता। बोथ के साथ ये सारी चीजें नहीं आती हैं, और एग्जाम में एरर में यही चीजें लगा के देगा। बोथ के साथ क्या आता है? एंड आता है। क्या आता है? एंड आता है। और यहीं पे मैं लिखे दे रहा हूं, बिटवीन के साथ भी क्या आता है? बिटवीन के साथ भी हमेशा कंजंक्शन एंड ही आता है। हालांकि ये बात मैंने प्रेपोजिशन में बताई थी। तो बोथ हो चाहे बिटवीन हो, दोनों के साथ एंड आता है, कभी एज वेल एज और या विथ या अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ यूज नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं। ही इज बोथ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। देखिए बोथ के साथ क्या है? एंड आया है। बोथ मोहन एंड सोहन, बोथ के साथ क्या है? एंड आया है, आर स्टूडियस, राइट? बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, बोथ के साथ क्या है? एंड। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एंटर्ड इनटू अ पीस ट्रीटी, राइट? और मैंने देखिए आपको प्रेपोजिशन में क्या बताया था कि एंटर्ड अगर एग्रीमेंट है, कोई ट्रिटी है, कोई कॉन्वर्सेशन है, तो एंटर्ड के साथ हम इनटू लगा सकते हैं, तो यहां आया हुआ है। तो पहला जो इसमें कंजंक्शन है, इंपॉर्टेंट कंजंक्शन में बोथ आपको मिल रहा है, और बोथ के साथ क्या लगता है? एंड कंजंक्शन लगता है। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एरर्स एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइदर के साथ और आता है, राइट? आइदर के साथ क्या आता है? और। देखिए इंग्लिश की खूबसूरती देखिए, अगर आप कहो, केवल कहो आइदर राम, तो राम तो नाउन है, राम के जस्ट पहले आइदर आया तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, राइट?
अगर आप कहो आइदर ऑफ, तो ये तो प्रेपोजिशन के पहले आ रहा है सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन बन जाएगा। लेकिन जब ये दो सेंटेंस को ऐड करता है, जब आइदर और एक ही सेंटेंस में आता है, आइदर और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, पढ़ाया है मैंने, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, राइट। जब ये दोनों सेंटेंस में आते हैं और प्रॉपर सेंटेंस को ऐड करते हैं तो ये कंजंक्शन बन जाते हैं। यानी आइदर राम में आइदर एडजेक्टिव है, आइदर ऑफ में आइदर प्रोनाउन है, लेकिन आइदर और को अगर आप पूरे सेंटेंस में मिला के देखेंगे तो कंजंक्शन है। तो इंग्लिश में वर्ड नहीं, वर्ड की प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। नॉट ओनली के साथ कंजंक्शन बट ऑल्सो, यानी नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक साथ आते हैं। बट ऑल्सो के बाद अगर एडजेक्टिव है तो नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव होगा, बट ऑल्सो के बाद अगर नाउन है तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन होगा, बट ऑल्सो के बाद अगर जीरंड है तो नॉट ओनली के बाद भी जीरंड होगा। छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो आइदर के साथ और, नेइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो और नॉर, ये सब कंजंक्शन का काम करते हैं। और मैंने काफी डिटेल्ड वे में ये सारी चीजें प्रोनाउन में भी आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। आइदर सी इज मैड और क्लेवर, ठीक है। तो देखिए आइदर के साथ क्या है, और आता है, नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है। ये तो बिल्कुल बेसिक से कंजंक्शन है, आप सभी को पता होंगे। अब इन्हीं को बुक्स में कुछ नाम दे दिया गया है, कुछ नाम दे दिया गया, नाम नहीं रटना है आपको, कंजंक्शन का नेचर समझना है कि वो काम कैसे कर रहा है। ईदर के साथ और आता है, पता है, बस काम खत्म। नीदर के साथ नॉर आता है, इतना पता है, काम खत्म। बोथ के साथ कंजंक्शन एंड आता है, इतना पता है, काम खत्म। यही चीजें तो समझनी बेटा हमको, ठीक है। ओके, प्रेफर के साथ देखिए, देखिए प्रेफर के साथ दो चीजें आती है। प्रेफर के साथ टू आता है, मैंने एडजेक्टिव में आपको पढ़ाया था, लेकिन कंजंक्शन की बात हो रही है तो जान लीजिए प्रेफर के साथ रादर देन भी आता है। तो प्रेफर के साथ टू कब आता है आपको पता है, ही प्रेफर्स मिल्क टू कॉफी। मिल्क क्या है, नाउन है, कॉफी क्या है, नाउन है। यानी प्रेफर, यानी याद रखिएगा, अगर प्रेफर दो नाउन की बात करता है तो प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है। यानी जब दो नाउन में कंपेयर हो रहा हो, देखिए प्रेफर का मतलब क्या होता है, ज्यादा पसंद करना। लाइक का मतलब होता है केवल पसंद करना, आई लाइक यू, आई लाइक द टी, आई लाइक रसगुल्ला, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल। लाइक का मतलब होता है केवल पसंद करना, प्रेफर का मतलब होता है ज्यादा पसंद करना, मतलब दो चीजों में किसी एक को प्रेफरेंस देना। तो जो नजदीक प्रेफर के होता है ना, उसको ज्यादा पसंद किया जाता है। ही प्रेफर्स मिल्क, यानी वो मिल्क ज्यादा पसंद करता है बजाय कॉफी के, ठीक है। तो जब दो नाउन की तुलना होगी तो प्रेफर के साथ टू। बट प्रेफर के साथ अगर इन्फिनेटिव आ रहा है, टू प्लस वी1 आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो हमेशा प्रेफर के साथ रादर देन आएगा। ये बात बहुत कम जगह आपको मिलेगी, याद रखिएगा। आई प्रेफर टू टीच रादर देन डू एनीथिंग एल्स, राइट। तो इस बार देखिए टू टीच आया है, नाउन तो नहीं है। डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये बेस फॉर्म है, यानी ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, बेयर इन्फिनेटिव का, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रेफर के साथ जब इन्फिनेटिव आता है तो हमेशा रादर देन का यूज करना है। पंकज प्रेफर्स प्लेइंग टू स्टडिंग, ये क्या है, दोनों जीरंड है तो दोनों नाउन है, तो प्रेफर के साथ टू आ रहा है। बट लास्ट वाला देखिए, विनय प्रेफर्स टू सिंग, टू प्लस वी1 क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। यानी प्रेफर के साथ अगर इन्फिनेटिव आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो हमेशा रादर देन आएगा। तो विनय प्रेफर्स टू सिंग, विनय गाना पसंद करता है बजाय डांस के, तो दोनों ये क्या हो गए, वर्ब हो गए। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। प्रेफर के साथ टू और रादर देन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, वेदर के साथ क्या आता है, और आता है। वेदर मौसम वाला नहीं है, ये वेदर वो वाला है, चाहे आओ चाहे पहाड़ में जाओ, वो वाला। तो वेदर के साथ और आता है। एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में और की जगह या वेदर की जगह कई बार दैट लगा देते हैं, इफ लगा देते हैं, तो गलत है। वेदर की जगह कभी दैट और इफ नहीं लगेगा, या और की जगह कभी दैट इफ नहीं लगता है, वेदर और का पेयर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, वेदर यू लाइक इट, चाहे तुम्हें पसंद हो, और नॉट, चाहे तुम्हें ना पसंद हो। तो वेदर का पेयर जो और से बनता है, ये चीज आपको याद रखनी है। आई मस्ट क्रॉस दिस रिवर वेदर एनीबडी हेल्प्स मी और नॉट, मैं ये रिवर अवश्य पार करूंगा, चाहे कोई मेरी हेल्प करे चाहे ना करे। तो याद रखिएगा, जैसे ईदर और होता है ना, वैसे ही वेदर और का भी पेयर बनता है। तो कंजंक्शन में जितना ज्यादा पेयर याद रखोगे ना, उतना बेटर है आपके लिए, राइट। अब देखिए एरर कैसे एग्जाम में आती है, एक एरर मैंने नीचे दे दी है, I don't know. I don't know if any of the members of the party is conspiring against the president or not. मतलब मैं नहीं जानता कि पार्टी का कोई मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है कि नहीं रच रहा है, मैं नहीं जानता। तो आई डोंट नो जो इफ लगा हुआ है ना, यहाँ पे इफ नहीं होगा। मैंने भी क्या बताया, इफ या दैट लगा के एरर आती, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, इफ की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था बेटा, यहाँ वेदर होना चाहिए था। तो आई डोंट नो कि ये जो वेदर है, कि वेदर एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्टी इज कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। और देखिए और आगे आया भी है, तो इफ के साथ और थोड़े ना आता है,
वेदर के साथ और आता है। तो इस तरह से एरर भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं, आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ये पार्ट 1 था। क्लास कैसी लगी गाइस आप लोग जरूर बताइएगा। पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, बहुत ही ईजी वर्ड्स में, बिल्कुल लेक्चर को मैंने बहुत ज्यादा सुपरफ्लुअस बनाने का प्रयास नहीं किया है, बहुत ज्यादा आपको इस तरह से इंप्रेस करने का प्रयास नहीं किया कि बहुत टफ तरीके से पढ़ाऊं, आप बहुत खुश हो जाओगे, नहीं। बहुत साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और मेरा तजुर्बा यही कहता है कि चीजें चाहे जितनी टफ हो, अगर ईजी वे में पढ़ाया जाए तो उससे बढ़िया टीचिंग कोई हो नहीं सकती। और आप भी भविष्य में कहीं पढ़ाइएगा तो ऐसे ही पढ़ाइएगा। पार्ट 2 में कुछ और कंजंक्शन के साथ हम मिलेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहे, कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। बाय बाय।